नमस्कार। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आपका क्लास 9 साइंस का चैप्टर जो बायोलॉजी का है, जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। बेटा आप इससे पहले ही आपने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए होंगे और इस चैप्टर को हम इस वीडियो में अच्छे से समझने वाले हैं। आप पूरा वीडियो में बने रहना। मेरा नाम है रविशंकर और आप सभी का इस वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। देखो, जो फूड जो होता है, फूड सप्लाइज प्रोटीन। हमें फूड से प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलते हैं और भी ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें फूड से मिलते हैं। अगर हम बात करें कि वो कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं या विटामिन हैं या फिर अलग अलग टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से फूड से मिलते हैं, उससे पहले हम थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं छोटा सा। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फूड सप्लाइज प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल। हम ज्यादातर जो फूड है वो या तो एग्रीकल्चर या फिर एनिमल हस्बेंड्री से ही प्राप्त करते हैं। कुछ फूड ऐसे हैं जो हम फिश से भी प्राप्त कर लेते हैं, हालांकि वो भी हमारा एनिमल कल्चर का ही पार्ट है। हमारे देश की आबादी बहुत ज़्यादा है। वी आर द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, बट हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से जो हमारे पास जो लैंड है वो बहुत कम है। इसलिए जो फूड जो ग्रो किया जाता है, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो या फिर लाइव स्टॉक की बात करें, दोनों में उनका जो प्रोडक्शन है उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की ज़रूरत है। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है जो अभी प्रेजेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होए और जो फ्यूचर में जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए भी वो चीज अवेलेबल हुए। दैट इज द सस्टेनेबल प्रैक्टिस। एक बार दोबारा सुनो। आप प्रेजेंट की नीड को पूरा करते हुए और फ्यूचर का ध्यान रखते हुए रिसोर्स का यूज करना इज सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। यहाँ पर देखो बेटा, देयर इज अ नीड। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन बोथ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। जरा ध्यान से देखो, एक वर्ड आया यहाँ पर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या है? दो बातें होती है बेटा, एक फूड अवेलेबल है और एक फूड एक्सेसिबल है। लेट्स से मार्केट में फूड अवेलेबल है, लेकिन आपके पास इतनी क्षमता तो होनी चाहिए, आपके जेब में इतने पैसे होने चाहिए सो दैट कि आप उस फूड को खरीद सको। इसको कहते हैं फूड को एक्सेस करना। तो यहाँ पर फूड सिक्योरिटी इज इक्वल टू द फूड की अवेलेबिलिटी। भाई मार्केट में फूड होना चाहिए और दूसरा उस फूड को खरीदने के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। दैट इज कॉल्ड फूड एक्सेसिबिलिटी। The majority of our population depend on the agriculture for their livelihood. हमारे देश की ज़्यादातर पॉपुलेशन, आप नंबर्स में बात करूं, ज्योग्राफी में शायद आपने पढ़ा होगा, इट इज़ 48%। हमारे देश में 48% लोग हैं जो कि एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं। तो बहुत बड़ा नंबर हो गया बेटा। अगर 140 बिलियन पॉपुलेशन है टोटल और 140 बिलियन का 48% लगभग बेटा 65 करोड़ पीपल डायरेक्ट और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे अपने जीवन यापन, लाइवलीहुड मतलब जीवन यापन के लिए निर्भर करते हैं। इंक्रीजिंग द इनकम ऑफ पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। तो जो हंगर की जो समस्या है, भूखमरी की जो समस्या हमारे देश में, उसको कैसे कॉम्बैट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है? तो क्या जो एग्रीकल्चर फील्ड में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो वर्कर काम करते हैं, जो हमारे किसान भाई बहन काम करते हैं, उनकी अगर इनकम बढ़ जाए तो इस चीज से छुटकारा पाया जा सकता है। किससे? हंगर से। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे क्रॉप्स जिनसे हमें फैट मिलता है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। जरा बात करते हैं, ध्यान से देखना बेटा। सीरियल्स जैसे कि व्हीट हो गया, राइस, मेज, मिलेट, सॉरगम, ये हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करते हैं और कार्बोहाइड्रेट हमारी एनर्जी की नीड को फुलफिल करती है। ठीक है, उसके बाद बेटा देखो पल्सेस में जैसे कि ग्राम हो गया, पी हो गया, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल, ये सब हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन। तो आपको याद रखना है पल्सेस और पल्सेस के नाम, और पल्सेस से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। और हमें सीरियल से क्या मिलता है? सीरियल से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और सुनो यहाँ पर ऑयल सीड में जैसे कि सोयाबीन हो गए, ग्राउंड नट, सीसेम, कास्टर, मस्टर्ड, लिनसीड और सनफ्लावर, इन सब से हमें क्या मिलता है? फैट मिलता है। फैट हमारे ब्रेन के ग्रोथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है बेटा। कार्बोहाइड्रेट आपका डेली एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है।
अगर हम बात करें कि अगर इंसान को, एक व्यक्ति को एक दिन में कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, मालूम है आपको? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 1600 ग्राम पर पर्सन पर डे, इतना कार्बोहाइड्रेट हमें डेली चाहिए होता है। प्रोटीन कितना चाहिए होता है? तो प्रोटीन बेटा जो आपका वजन है ना, मान लो आपका वजन 50 kg है, तो आपको 50 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए होता है। अगर आपका वेट या वजन 40 kg है तो आपको 40 ग्राम पर डे चाहिए होगा। जो फैट होता है, फैट बहुत कम चाहिए होता है, 40 से 50 ग्राम फैट पर डे बहुत होता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा जैसे हम वेजिटेबल खाते हैं, हम स्पाइसेस खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं, इन सब से आपको विटामिन्स मिलेंगे, आपको मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है। और इनके अलावा थोड़े बहुत इनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट सब होता है। तो आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है और अच्छे से इनको याद करना है कि सीरियल से क्या मिलते हैं, पल्सेस से क्या मिलते हैं, और ऑयल सीड से क्या मिलता है, वेजिटेबल्स वगैरह से क्या मिलता है। आइए बात करते हैं यहाँ, चलो इसकी भी बात कर लो। देखो अगर हम बात करें कि भाई आज़ादी के टाइम की और अभी 2010 का जो हमारे पास लास्ट डेटा है, तो आज़ादी के टाइम से लेके अभी तक जो हमारा जो पॉपुलेशन है वो लगभग 4 गुना हो गया है। और 25% इंक्रीज इन द कल्टीवेशन लैंड। देखो कल्टीवेशन लैंड कितना बढ़ा है, मतलब जहाँ पर एग्रीकल्चर हो सकता है सिर्फ 25%। और आबादी कितनी बढ़ी है, 4 टाइम्स। आज़ादी के टाइम पे लगभग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो 30 करोड़ के आसपास थी, और अभी कितना है आपको मालूम होगा, 140 करोड़ से भी ज़्यादा है। तो 4 टाइम्स हो गया, और लैंड बढ़ा ही नहीं। अच्छा ये लैंड भी कहाँ से बढ़ा, जो जंगल वगैरह होंगे उसको साफ किया होगा। तो इसका मतलब है कि आपको प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, आप ज़मीन नहीं बढ़ा सकते। इंडिया की जो फिजिकल बाउंड्री है वो वही रहने वाली है, तो ज़मीन बढ़ने वाली नहीं है, लेकिन लोग बढ़ रहे हैं। तो लोग बढ़ रहे हैं तो लोगों की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। क्यों? लोगों की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, लोगों को खाना चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी उसको बढ़ाना पड़ेगा। देखो मेजर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज फॉर इम्प्रूविंग द क्रॉप यील्ड। क्रॉप यील्ड को अपन कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं बेटा, हर एक स्टेज पे काम करना पड़ेगा। हर एक स्टेज मतलब हर एक स्टेज। जैसे देखो होता क्या है, किसान क्या करता है, पहले फसल को बोता है या सीड को बोता है, उसके बाद सीड बोने के बाद फसल का मतलब जब तक वो बड़ा नहीं, मैच्योर ना हो जाए तब तक उसकी देखभाल करनी है, और लास्ट में काटना है। काटने के बाद उसको स्टोर करना है। तो हर एक लेवल पे हमें इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। जैसे देखो क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप वैरायटी में जैसे सीड का सिलेक्शन वगैरह कौन सा करना है, कैसे सीड आपको लेनी चाहिए। उसके बाद देखो यहाँ पर क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, जैसे क्रॉप को कैसे मैनेज करना है, कैसे बचाना है, जैसे पैरासाइट, फंगी वगैरह से कैसे बचाओगे, वो चीज़ है। और क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, ये दोनों लगभग सेम है। ये तो क्रॉप की वैरायटी, कौन सी वैरायटी किस फसल, जैसे हर टाइप की मिट्टी में कोई भी फसल आप लगा दोगे ऐसा नहीं चलता। स्पेसिफिक सॉइल के लिए स्पेसिफिक क्रॉप ही आप लगा सकते हो, आप ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा रहे। उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, क्रॉप के प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए आप फर्टिलाइजर, मैन्योर वगैरह ये सब डालोगे, और भी बहुत सारी चीज़ें, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह डालते हैं, तो वो सब आगे हम पढ़ेंगे। इंडिया में 2 टाइप के क्रॉप सीजन होते हैं, एक को कहते हैं हम खरीफ सीजन और एक को कहते हैं रबी सीजन। खरीफ सीजन जो होता है ये जून जुलाई मतलब बेटा बरसात के महीनों में इसको बोया जाता है, और अक्टूबर नवंबर के महीनों में काटते हैं। तो यहाँ पे देखो, ग्रो इन द रेनी सीजन कॉल्ड द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर। जून में बोया जाएगा और अक्टूबर में काटा जाएगा। जैसे जो धान की फसल जिससे राइस बनता है ना, उसको पैडी क्रॉप कहते हैं। ये हो गया हमारा खरीफ क्रॉप। सोयाबीन, पिजन पी क्या होता है, लोबिया को पिजन पी कहते हैं बेटा। मेज, मक्का जिससे पॉपकॉर्न बनता है। कॉटन जिससे कपड़े बनते हैं। ग्रीन ग्राम, मूंग की दाल हो गई। और ब्लैक ग्राम ये काली वाली जो मसूर की दाल आती है वो है। उसके बाद रबी क्रॉप देखो, ग्रो इन द विंटर सीजन। रबी विंटर सीजन मतलब ये बोया जाएगा नवंबर में और कटाई कब होगी इसकी, अप्रैल में। जो सबसे बड़ा एग्जांपल है जो आटा, वीट, जो वीट से आटा बनता है, तो वीट यहाँ आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। पी माने मटर, और देखो यहाँ पे मस्टर्ड मतलब सरसों से सरसों का ऑयल बनता है। और लिनसीड, ठीक है, ये सारी चीज़ें।
लिनसीड भी एक ऑयल सीड है, इससे भी हम ऑयल प्राप्त करते हैं। तो ये सब चीजें है बेटा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लो कुछ आप, जैसे बेटा काउपी, ये देखो, ये ग्रीन ग्राम, ये हो गया रेड लेंटिल, मसूर, ठीक है, मसूर कहते हैं लेंटिल को, और ये हो गया मूंग, है ना, और ये चिकपी, ये, और ये देखो सोयाबीन। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे सीरियल्स है, जैसे वीट, राइस, शॉरगम, मिलेट्स, मेज, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कि यार इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड, क्रॉप की यील्ड को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे आप क्रॉप की यील्ड को बढ़ा सकते हो। तो ध्यान देना यहाँ पर, वेरी यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज डिजीज रेसिस्टेंस, रिस्पॉन्ड टू फर्टिलाइजर, प्रोड्यूस क्वालिटी एंड हाई यील्ड। सबसे पहले इस चीज को देखते, ये वाला जो हम सीड का सिलेक्शन कर रहे हैं बेटा, किन किन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा कौन सा सीड लूं कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का सीड हो। तो बेटा ये कुछ 6 बातें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, इसकी जो अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आप कमेंट में पीडीएफ लिखना, आपको वहाँ पे मैं अवेलेबल कर दूंगा, राइट। जिसको भी पीडीएफ चाहिए कमेंट में पीडीएफ लिखना। तो हायर यील्ड होना चाहिए, ऐसे सीड का सिलेक्शन होगा जिसका यील्ड ज़्यादा हो, मतलब फसल ज़्यादा हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर लैंड एरिया में, लेट से इतना बड़ा मेरा लैंड है, तो मैं तो ये चाहूँगा ना कि यार इतने बड़े लैंड में मेरा जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आप लैंड तो नहीं बढ़ा सकते, आप उसी में आप चाहेंगे कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो। तो पहला पॉइंट हायर यील्ड वाला। इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जैसे बेटा मार्केट में आप राइस लेने जाओ तो राइस जो आपको 40 रुपीज़ पर केजी, 50 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपीज़ पर केजी, 80, 100, 120, मतलब देख लो राइस ही है, 40 रुपए से लेके 140 रुपए पर केजी तक के राइस होंगे। तो किसान क्या सोचेगा कि जो हायर क्वालिटी है वो उसके यहाँ पर उगे। तो ऐसे क्रॉप हमें, ऐसे सीड्स हमें ऐसे सेलेक्ट करने पड़ते हैं जिससे जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव्ड हो। तीसरी बात, बायोटिक एंड एबायोटिक रेसिस्टेंट। देखो बायोटिक क्या होता है, जो लिविंग चीज से जो खतरा होता है, और एबायोटिक जो नॉन लिविंग चीज से खतरा होता है। लिविंग क्या हो गया, जैसे इंसेक्ट से, नेमाटोड से, ये इन सब चीज़ों से, रोडेंट से, इन सब चीज़ों से जो खतरा होता है उसको कहते हैं बायोटिक खतरा। तो ऐसा सीड होना चाहिए कि इनसे बचे, उसको कोई बीमारी ना हो जल्दी से। तो इस तरीके की क्रॉप लगानी चाहिए। एबायोटिक, जैसे सूखा पड़ गया है ना, बारिश नहीं हुई अच्छी, सैलिनिटी, मिट्टी की जो सैलिनिटी है वो थोड़ा गड़बड़ है, पानी वाटर लॉगिंग, पानी का जमाव हो गया, पानी निकला नहीं, या फिर हीट बहुत ज़्यादा हो गया, या कोल्ड बहुत ज़्यादा हो गया। तो इन हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन में आपका जो क्रॉप है वो सस्टेन करे, क्रॉप फेलियर ना हो, इस तरीके के सीड का सिलेक्शन किया जाता है। क्योंकि बेटा देखो किसान कितनी मुश्किल से अपनी फसल लगाएगा, और इतनी मुश्किल से फसल लगाएगा और फसल खराब हो जाए, कितना बुरा लगता है ना। पैसों का तो नुकसान होता ही है, मेहनत भी चली जाती है सारी की सारी, और उसके बाद अगले 4 महीने 5 महीने, क्योंकि सीजन होता है ना, खैरिफ वाला क्रॉप खराब हुआ तो अब आप रबी क्रॉप ही लगा सकते हो, बीच में नहीं लगा सकते। तो इसलिए हमें क्रॉप का सिलेक्शन इस तरीके से अच्छे से करना चाहिए। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। अब देखो बेटा एक किसान है तो वो क्या चाहेगा कि यार उसकी फसल भाई जल्दी से जल्दी बड़ी होए और जल्दी से जल्दी मैच्योर होके वो काट के उसको मार्केट में बेचे और पैसा कमाए। तो मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम होना चाहिए। मान लो कि अगर फसल 8 महीने 9 महीने लगती है, यार कितना दिक्कत है ना। वही फसल अगर 5 महीने में तैयार हो जाए, 4 महीने में तैयार हो जाए, तो इससे जो किसान को फायदा होगा, मतलब शॉर्ट मैच्योरिटी ड्यूरेशन वाला सीड सेलेक्ट करना चाहिए। और देखो वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी का मतलब वही हो गया कि ऐसे क्रॉप या फिर ऐसे सीड होना चाहिए जिसकी अडेप्टेबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में उसको ग्रो किया जा सके। मतलब ऐसा ना हो कि यार एक स्पेसिफिक, मान लो कि एक इतना बड़ा कोई स्टेट है और इतना बड़ा स्टेट है और सरकार को है ऐसे ऐसे सीड डेवलप करने, भाई यहाँ पे अलग सीड है, यहाँ अलग सीड है, यहाँ अलग सीड है, यहाँ अलग सीड है, यहाँ अलग सीड, अलग सीड, अलग सीड, अलग सीड। तो ऐसे में क्या होगा यार, इतना सारा वैरायटी आ जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो हमें ऐसे सीड डेवलप करनी चाहिए जो भाई कम से कम इतने बड़े एरिया में कोई एक ही सीड काम कर जाए, है ना। फिर इस एरिया में एक सीड काम कर जाए, इस एरिया में एक सीड काम कर जाए, 3 सीड में पूरा स्टेट कवर हो जाएगा।
तो वही है वाइडर अडेप्टेबिलिटी। कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन, कैन बी ग्रोन अंडर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। उसके बाद देखो ये डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर, ये बेटा आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। डिजायरेबल देखो दो टाइप के क्रॉप होते हैं, इसकी चर्चा मैंने कहाँ पे करी। दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अनाज के लिए जो हम अपने यूटिलाइजेशन के लिए ग्रो करते हैं, एक होता है फॉडर क्रॉप। एक क्या होता है फॉडर क्रॉप, जो जानवरों के चारे के लिए करते हैं, जो जानवरों के चारे के लिए किया जाता है। ठीक है, अभी आएगा। तो जानवरों के चारे के लिए जो क्रॉप हम ग्रो करते हैं, एक मिनट यहाँ पे था, हाँ फॉडर क्रॉप, ये याद रखना है, ये आपके एग्जाम में पूछते हैं फॉडर क्रॉप कौन कौन से होते हैं। बरसीम, ओट्स, सूडान ग्रास, ये फॉडर क्रॉप है, मतलब जानवरों के चारे के लिए ये क्रॉप को ग्रो किया जाता है। तो मैं क्या चाहूंगा यार, ये जो फॉडर क्रॉप है बड़े बड़े हो जाए और फैले, इसकी ब्रांचेस ज्यादा निकले। लेकिन जो मेरे खुद के कंजम्पशन के लिए, मतलब ह्यूमन बीइंग के कंजम्पशन के लिए जो क्रॉप होते हैं वो छोटे साइज का हो, क्योंकि अगर छोटे साइज का होगा तो उसकी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कम होगी और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ग्रेन लगे, है ना, ये मेरी रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर देखो बेटा, इधर देखो, ये देखो, यही आपको पढ़ना है। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज ब्रांचिंग आर डिजायरेबल कैरेक्टर फॉर फॉडर क्रॉप। टॉलनेस एंड प्रोफ्यूज मतलब बहुत सारी ब्रांचिंग। उसके अलावा देखो ड्वार्फनेस, छोटा, ड्वार्फनेस इज डिजायरेबल फॉर सीरियल so that less nutrients are consumed by these crops, thus developing variety of desired agronomic character help give higher productivity। ये हम जो एग्रोनॉमिक प्रोडक्टिविटी है उसके आधार पे बात कर रहे हैं। जो फॉडर क्रॉप होंगे बड़े और ब्रांच्ड होने चाहिए, प्रोफ्यूज्ड होने चाहिए, और जो कंजम्पशन वाले क्रॉप है वो छोटे होने चाहिए, है ना, सो दैट कि उसका न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट लेस हो। उसके बाद देखो यहाँ पर कि हम डिजायरेबल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो दो तरीके हैं बेटा, एक तो है क्रॉस ब्रीडिंग, एक क्या है क्रॉस ब्रीडिंग, जिसको हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अलग अलग टाइप के प्लांट को क्रॉस ब्रीड करवाया जाता है और एक नए टाइप का प्लांट क्रिएट किया जाता है। जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट होना चाहिए, इस तरीके से क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। और एक है इंट्रोड्यूसिंग अ जीन, है ना, एक जीएम क्रॉप होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। मतलब जैसे मैं आम का एक फल है, आम के फल में क्या होता है बेटा, बीच में, ये आम का फल है तो बीच में गुठली होती है ऐसे। तो मैं ये चाहूंगा कि चलो ठीक है यार, गुठली तो रहे लेकिन ये गुठली थोड़ी छोटी साइज की हो जाए, है ना, गुठली क्या हो जाए, छोटी साइज की हो जाए, तो मेरा जो गुठली इतनी सी हो जाए। तो इससे फायदा क्या होगा, जो आम के अंदर जो खाने वाला जो हिस्सा है वो बढ़ जाएगा। गुठली अगर मैंने छोटी कर दी तो ये मेरा डिजायरेबल कैरेक्टर है कि जैसे जो चीज अगर हमें बढ़ानी है घटानी है, उसके आधार पे जो कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं वो जेनेटिकली इंजीनियरिंग के द्वारा किया जाता है, और उस टाइप की जो सीड तैयार होती है उसको कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कि अगर कोई डिजायरेबल कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस जब कर देते हैं तब उसको कहते हैं हम जीएम क्रॉप। आगे बढ़ते बेटा ना, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखो, इसकी चर्चा वैसे हम कर चुके हैं, थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो डिफरेंट फार्मर है मोर और लेस। देखो जो फार्मर होते हैं ना, अलग अलग टाइप के फार्मर होते हैं। एक फार्मर है जिसके पास बहुत कम जमीन है, बहुत कम लैंड है, तो इसको आप स्मॉल फार्मर कहेंगे, है ना। और एक फार्मर है जिसके पास बहुत सारी जमीन है, बहुत सारी, उसको बिग फार्मर कहेंगे। और एक फार्मर ऐसा भी होगा जिसके पास थोड़ा मीडियम लेवल का लैंड होगा, तो उसको हम थोड़ा सा स्मॉल फार्मर ही कहेंगे। तो एक हो जाता है मार्जिनल फार्मर जिसके पास बहुत कम जमीन है, उस पर वो खुद ही, मतलब मान लो एक ही खेत है उसके पास, तो वो क्या करेगा, खुद ही उसकी प्लोइंग करेगा, खुद सीडिंग वीडिंग कटाई फटाई सब कुछ वो करेगा, वो अपने कंजप्शन के लिए करता है, ठीक है। उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि वो अलग अलग टेक्नोलॉजी उसमें इंट्रोड्यूस कर सके, तो ये बड़ी दिक्कत होती है।
लेकिन एक बिग फार्मर है, मेरे पास मान के चलो बहुत बड़ा लैंड है, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसमें इन्वेस्टमेंट करूंगा, मैं उसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज करूंगा सो दैट कि मेरी प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि मैं कमर्शियल पर्पज से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो होती है बड़े फार्मर की ज्यादा होती है, और वो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देयर इज अ कोरिलेशन बिटवीन द हायर इनपुट एंड यील्ड। जितना ज्यादा देखो इनपुट दोगे उतना ज्यादा आपको आउटपुट मिलेगा। अरे भैया जितना ज्यादा आप पैसा लगाओगे उतना ज्यादा आपको पैसा मिलेगा। Thus the farmer purchasing capacity of input decide cropping system and production practices. Therefore production practice can be different. They include no cost या फिर लो कॉस्ट या फिर हाई कॉस्ट। तो हाई कॉस्ट फार्मिंग कौन करेगा? हाई कॉस्ट फार्मिंग करेंगे जो बड़े फार्मर हैं, जिनके पास बड़ी लैंड है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, अच्छी वैरायटी ऑफ क्रॉप यूज़ करेंगे, तो उनको कहते हैं हाई कॉस्ट। और हाई कॉस्ट जब उसे लगाएंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी। और जिसके पास कम ज़मीन है वो लो कॉस्ट फार्मिंग करेंगे तो उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। आगे देखो यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट का। देखो न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट में क्या है, जो प्लांट जो होता है ना, या फसल या क्रॉप, इनको सब न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए होती है, तो हम तो भाई सब्जी खा के न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, और अलग अलग चीज़ है ना, चीज़ खा खा के न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्लांट को भी तो ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। दैट इज न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे बेटा अगर बात करें एयर से प्लांट को क्या क्या मिल जाता है। एयर से प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मतलब यहाँ से इसको कार्बन मिल रहा है ना, और ऑक्सीजन मिल रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। रूट से पानी वाटर मिल जाता है, वाटर का मतलब इसके अंदर हाइड्रोजन मिल जा रहा है। तो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये तीन मिनरल एयर से मिल जा रहा है। ये वाटर जो है ये सॉइल से मिलता है, ठीक है, तो ये हवा से और ये मिट्टी से। और देखो नाइट्रोजन, बट एक्चुअली देखो एयर में नाइट्रोजन होता है, बट नाइट्रोजन की इतनी एबिलिटी नहीं होती है कि वो डायरेक्ट एयर वाली नाइट्रोजन को यूज कर ले। तो आपने एक पढ़ा होगा राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ये क्या करता है, जो एयर का नाइट्रोजन है ना, इसको पकड़ के मिट्टी में इसको फिक्स कर देता है, और फिर राइजोबियम बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देता है, और फिर इस नाइट्रोजन को प्लांट यूज करके फिर इस जो प्लांट है इस फिक्स हुए नाइट्रोजन को यूज करते हैं। चलिए बात करते हैं कि प्लांट को कौन कौन से, अच्छा इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा प्लांट को और भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे न्यूट्रिएंट जो प्लांट को कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है उनको कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, और जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं उसको कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन यहाँ से। ये देखो यहाँ पर मैंने एयर से और वाटर से क्या मिल रहा है वो लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे देखो सॉइल से, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट देखो टोटल 6 है, मैक्रो भी 6 है और माइक्रो भी 6 है। बेटा आपकी बुक में ना 6 लिखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 6 ही होंगे, होते बहुत सारे, लेकिन आपको बस इतने ही याद करने। जैसे अगर बेटा मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए, ज्यादा में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये ज्यादा अमाउंट में चाहिए। और ये देखो माइक्रो, आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, तो 6 माइक्रो है और 6 मैक्रो है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना आपको। आगे बढ़ते हैं, मैन्योर। अच्छा देखो मिट्टी में ही सब कुछ थोड़ी ना होता है, अलग से भी तो ऐड करना पड़ता है। तो उसके लिए किसान भाई क्या करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर यूज करते हैं। मैन्योर बनाया जाता है एनिमल वेस्ट, एनिमल एक्सक्रेटा, डोमेस्टिक वेस्ट और इस तरीके के जैसे घास फूस को डिकम्पोज करके क्या करते हैं, गड्ढा खोद देते हैं, एक पिट बना देते हैं और उसके अंदर ये सारा चीज़ डाल देते हैं, गोबर जिसको एनिमल एक्सक्रीटा, वेजिटेबल वेस्ट या डोमेस्टिक वेस्ट, वो सारा कुछ डाल के उसको सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। 1-2 महीने तक उसको छोड़ देते हैं, 2 महीने 3 महीने तक, और उसके बाद वो गड्ढे को बंद कर देते हैं। ऊपर से अंदर में डिकम्पोजिशन होता ही है, बैक्टीरिया वगैरह उसको डिकम्पोज कर देते हैं और धीरे धीरे वो एक खाद का रूप ले लेती है जिसको अपन कहते हैं मैन्योर। यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्योर इज प्रिपेयर्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। और मैन्योर करता क्या क्या, बहुत काम की चीज है मैन्योर, ध्यान से देखना।
मैन्योर एनरिच द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि देखो जो एनिमल एक्सक्रीटा है उनके पास न्यूट्रिएंट्स है, तो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू को बढ़ा देता है, दूसरी चीज, और सॉइल की, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मैन्योर इंक्रीज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जो सैंडी सॉइल होते हैं ना, रेतीली भूमि, रेतीली मिट्टी, उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। सैंडी सॉइल में मिट्टी बेटा रुकता नहीं है, बट मैन्योर मिक्स कर देंगे तो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी सैंडी सॉइल की बढ़ जाती है, तो ये वाला याद करना है। और एक होता है क्लेई सॉइल, क्लेई सॉइल में पानी परकुलेट नहीं कर पाता, नीचे धंसता ही नहीं, क्ले है ना, पानी वहीं पर जमा रहता है, ये क्या करता है, मैन्योर जो है क्लेई सॉइल में एक रास्ता देता है कि सो दैट कि वाटर निकल पाए। तो क्लेई सॉइल में लार्ज क्वांटिटी और हेल्प इन ड्रेनेज सिस्टम प्रोवाइड कर देता है मैन्योर, और वाटर लॉगिंग को अवॉइड करता है। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, आपको मैन्योर के बारे में तीनों बातें याद रखनी चाहिए। अब इसके अलावा देखो, मैन्योर को दो तरीके से हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ठीक है, एक कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट। देखो जो ये जो प्रोसेस जो होता है ना, इसको कहते हैं कंपोस्टिंग। ये जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया ना कि भाई एनिमल एक्सक्रीटा, प्लांट वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट को एक गड्ढे में डाल के, एक पिट में डाल के बंद कर देते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर देता है, डिकम्पोज करके मैन्योर में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को बच्चों कहते हैं कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कंपोस्टिंग। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपोस्टिंग। इसके अलावा एक सेकेंड, कंपोस्टिंग कहते हैं। अगर बेटा इसके अंदर में वर्मी का यूज कर लिया जाए, व्हाट इज दिस वर्मी? वर्मी मतलब जैसे आपने अर्थवर्म सुना है, अर्थवर्म पता होगा, और अर्थवर्म, रेडवर्म या इससे रिलेटेड ही कीड़े क्या करते हैं, इस कंपोस्टिंग के प्रोसेस को फास्टन कर देते हैं, तेज कर देते हैं, फास्ट कर देते हैं। तो जो चीज 3 महीने में बन रही थी वो चीज 1 महीने में बन जाती है। तो ये है कंपोस्टिंग ही, लेकिन विद द हेल्प ऑफ वर्मी, तो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर the process in which farm waste material, plant livestock excreta, vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage waste, straw, eradicated weed etc. decomposed in a pit is known as composting। ठीक है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में पीडीएफ लिखो, ठीक है। बाकी हाँ, तो ये हो गया कंपोस्टिंग। अब यहाँ पर देखो, अगर इसी कंपोस्टिंग को जैसे अर्थवर्म प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं तो इसको कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। तो एक हो गया कंपोस्ट, एक क्या हो गया, वर्मी कंपोस्ट। उसके अलावा एक है ग्रीन मैन्योर। अब ये जरा समझो, ये मैन्योर का दूसरा टाइप है बेटा, एक कंपोस्ट या ग्रीन वर्मी कंपोस्ट, और दूसरा क्या है, ग्रीन मैन्योर। बेटा ध्यान देना, क्या होता है कि जैसे किसान भाई को मान लो कि खेत में एक क्रॉप लगाना है, तो उससे पहले क्या करेगा, एक कोई घास उसमें जो ग्रो होती है ना खेत के अंदर में, या तो अपने आप घास ग्रो हो जाएगी, या फिर क्या होता है घास ग्रो किया जाता है। मान लो कि अभी से मेरे को 1 महीने बाद एक क्रॉप ग्रो करना है, लेट से मेरे को वीट लगाना है, तो मैं क्या करूँगा, 1 महीने की खेत को वैसे ही छोड़ दूंगा, तो उसमें घास उगाएगी अपने आप ही। या फिर घास को उगाने के लिए मैं कुछ उसके अंदर में कुछ मान के चलो कोई सीड वीड घास का फेंक दूंगा उसमें, और घास ग्रो हो जाएगी। फिर वो जो घास ग्रो हुई है ना, उस घास को मैंने प्लोह कर दिया, मतलब मल्चिंग कर दी, और मिट्टी में ही मिला दिया, उसको उखाड़ के फेंका नहीं बाहर, उसी में सीधा हल चला के या फिर प्लोइंग करके मिट्टी में ही मिक्स कर दिया। तो अब ये जो घास जो उगी हुई थी, इनके पास अपना न्यूट्रिएंट्स तो था, वो मिट्टी में मिक्स हो गई। तो ये एक तरह से मैन्योर का काम करेगी, और इसलिए इसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है बेटा, इसको आप पढ़ लेना, ठीक है। आगे देखो, फर्टिलाइजर्स। तो फर्टिलाइजर्स ये फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, ये केमिकल्स होते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत बढ़िया है, इससे आप प्रोडक्शन को बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बाय द वे ये क्या है, ये केमिकल है। तो केमिकल तो हमारे लिए भी ख़राब है, लेकिन हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए फर्टिलाइज़र यूज़ किया जाता है। तो देखो, फर्टिलाइजर आर कमर्शियली प्रोड्यूस प्लांट न्यूट्रिएंट। फर्टिलाइजर सप्लाइज नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। यही मैन्योर भी दे देता है, लेकिन कम देता है। अगर कंपेयर करें ना, तो यही चीज़ मैन्योर से भी मिल रहा है, लेकिन उससे बहुत कम मिल रहा है। और फर्टिलाइजर, क्योंकि ये तो मॉडिफाइड है ना, सारी केमिकल्स है, तो ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है और मार्केट में अवेलेबल भी है।
मैन्योर बनाने में, मैन्योर मार्केट में जल्दी से अवेलेबल नहीं होते। दे आर यूज टू एंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ, अच्छी वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, गिविंग राइज टू हेल्दी प्लांट, और हेल्दी प्लांट भी हमें मिलेगा। प्लांट हेल्दी होगा लेकिन फर्टिलाइजर वाले क्रॉप हमारे लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है, चलो कोई नहीं। तो फर्टिलाइजर आर अ फैक्टर इन हायर ग्रोथ, देखो फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा, और जो हाई कॉस्ट फार्मिंग, क्योंकि फर्टिलाइजर बेटा सस्ते नहीं होते, वो महंगे आते हैं, तो हाई कॉस्ट फार्मिंग हो जाएगी। उसके बाद फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर डोज, है ना, बहुत ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, प्रॉपर डोज देना चाहिए किसानों को, उस किसानों को नहीं, क्रॉप्स को, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल की बात करें, अच्छा, टाइम पे देना चाहिए, और ऑब्जर्विंग द पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन ऑफ देयर कंप्लीट, मतलब फर्टिलाइजर जो भी खेतों में डाले गए वो पूरी तरीके से यूज हुए, और ये इंश्योर करना चाहिए, ठीक है, एम ही नहीं फेंक देना चाहिए, बिकॉज वो आसपास के जो रिवर बॉडी या फिर एनिमल वाटर बॉडी होती है उसमें जाके थोड़ा प्रॉब्लम ही करते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि फर्टिलाइजर गेट वॉश्ड अवे ड्यू टू एक्सेसिव इरिगेशन, है ना, वही जो मैंने अभी बात करी है, एंड आर नॉट फुल्ली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, इससे क्या हो जाए, एक्सेस फर्टिलाइजर जो है वाटर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। आगे देखो, कंटिन्यूअस यूज ऑफ फर्टिलाइजर इन द एरिया कैन डिस्ट्रॉय द सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है एक लंबे समय तक अगर फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज, बिकॉज द ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज नॉट रिप्लेस्ड, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल के अंदर होता है वो दोबारा से रिप्लेस्ड नहीं हो रहे, उसके अंदर दोबारा से क्रिएट नहीं हो रहे, अगर लगातार किसानों के द्वारा ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज किया जा रहा है तो, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो भी तो मरते हैं, फर्टिलाइजर्स की वजह से जो मिट्टी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो भी मर जाते हैं, तो सॉइल की फर्टिलिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है भाई, शॉर्ट टर्म में तो आप फर्टिलाइजर यूज करो, नो प्रॉब्लम, लेकिन लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मैन्योर सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करना चाहिए, और साथ में फर्टिलाइजर्स का भी यूज करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि मैन्योर और फर्टिलाइजर दोनों को साथ में थोड़ा सा बैलेंस तरीके से यूज करना चाहिए, सो दैट कि जो सॉइल की हेल्थ भी बनी रहे और हमें अच्छा खासा प्रोडक्शन भी होए। आगे देखते हैं बेटा, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग उस टाइप की फार्मिंग को कहते हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल या तो बहुत मिनिमम हो या हो ही नहीं, और फर्टिलाइजर्स के साथ साथ जैसे जो ये सब डालते हैं ना, क्या कहते हैं, ये हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इन सब का भी बहुत मिनिमम या फिर यूज ही ना हो, इनको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। और इसमें मेनली आपको मैन्योर यूज करना होता है, मैन्योर यूज करते हैं, और बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं, है ना, और जैसे ब्लू ग्रीन एल्गे का यूज किया जा सकता है, नीम के लीव्स, टर्मरिक वगैरह यूज करते हैं एज अ बायो पेस्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड्स के लिए, है ना, पेस्टिसाइड्स नहीं, बायो पेस्टिसाइड, हल्दी हमारा बायो पेस्टिसाइड होता है तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर एग्रीकल्चर किया जाए तो उसको कहते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। आइए बेटा बात करते हैं इरिगेशन पे। इरिगेशन मतलब पानी देना, क्रॉप को पानी देना, दैट इज इरिगेशन। अब इरिगेशन के हमारे देश में कौन कौन से संसाधन है, तो वेल्स है, कैनाल्स है, रिवर्स है और टैंक्स है। वेल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, डग वेल और ट्यूब वेल। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो इसको कि, है ना, कुआं, वेल मतलब क्या, कुआं, और ट्यूब वेल मतलब हैंड पंप। तो वहां से अगर पानी यूज कर रहे हैं तो इसको कहेंगे वेल्स। केनाल्स, आसपास में केनाल्स बनाई जाती है इरिगेशन के लिए, तो केनाल आपको पता ही है। रिवर लिफ्ट सिस्टम, अगर बगल से कोई नदी बह रही है तो उस नदी का पानी पंप के द्वारा लेके अपने खेतों में डालना, दैट इज रिवर लिफ्ट सिस्टम। और टैंक्स वगैरह बनाए जाते हैं जहां पर अगर रिवर वगैरह, कैनाल वगैरह नहीं होता है तो थोड़ा सा टैंक वगैरह बनाए जाते हैं, सो दैट कि उसके अंदर में वाटर को स्टोर कर सके और जरूरत पड़ने पे उस पानी का इस्तेमाल किया जा सके। ये रेन वाटर को भी स्टोर करके रखते हैं। प्रेजेंट अगर इनिशिएटिव की बात करें तो अब जो है सरकार के द्वारा
चेक डैम्स बनाए जाते हैं, स्मॉल चेक डैम्स। और ये स्मॉल चेक डैम क्या करते हैं कि रिवर के फ्लो को डिस्टर्ब तो नहीं करूंगा, मैं कह रहा हूँ कि डाइवर्ट करने का काम करते हैं, है ना। या फिर रिवर में से एक छोटी सी एक ट्रिब्यूटरी निकालेंगे और उसको मोड़ेंगे जिधर की तरफ खेत है। तो चेक डैम इसलिए बनाए जाते हैं, विच लेड टू द इंक्रीज इन द ग्राउंड वाटर लेवल। अच्छा, ग्राउंड वाटर लेवल, क्योंकि चेक डैम मतलब चेक डैम में पानी को स्टोर करके रखते हैं और पानी धीरे धीरे, है ना, सॉइल की प्रॉपर्टी होती है, पानी धीरे धीरे नीचे रिसता है और इससे वाटर लेवल बढ़ता है। चेक डैम स्टॉप द रेन वाटर फ्रॉम द फ्लोइंग अवे एंड आल्सो रिड्यूस द सॉइल इरोजन। रेन वाटर को, है ना, इधर उधर जाने से रोकता है और उसको स्टोर करता है, और इससे सॉइल इरोजन भी, क्योंकि पानी जब चलेगी तो मिट्टी का कटाव होता है, दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन, तो उसको भी रिड्यूस करता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉपिंग पैटर्न। देखो, क्रॉपिंग पैटर्न एक होता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। इसमें मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या होता है कि दो फसल को एक साथ, 2 या 3 फसल को एक साथ रैंडमली उगाना, उसको कहते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। जैसे कि बेटा अगर मैं सेम लैंड पे होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे वीट प्लस ग्राम, वीट प्लस मस्टर्ड और ग्राउंडनट प्लस सनफ्लावर। ठीक है, इससे रिस्क रिड्यूस हो जाता है फेलियर ऑफ क्रॉप। मान लो आपने 2 क्रॉप एक साथ उगा दिया है, तो अगर एक फेल हो गया तो एक तो है, तो इट रिड्यूसेस द रिस्क एंड गिव्स सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द फेलियर ऑफ वन क्रॉप। तो इसमें कोई पैटर्न नहीं होता, ऐसे रैंडमली एक ही लैंड पे 2 टाइप के सीड्स को डाला जाता है। उसके बाद बेटा इंटरक्रॉपिंग होता है, ये थोड़ा सा पैटर्न बेस्ड है। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न। जैसा मान लो कि ये फील्ड है, ये फील्ड है, तो इसमें पहले एक 2 रो जो है, 3 रो एक फसल की लगा दी, फिर दूसरी फसल की 3 रो लगा दी, फिर पहली फसल की 3 रो लगा दी, फिर दूसरी फसल की 3 रो लगा दी। तो आप देख पा रहे हो कि यार इसमें ना एक पैटर्न है, एक पैटर्न होगा हमेशा। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न होगा। हाँ वही, इसमें एग्जांपल के तौर पे सोयाबीन और मेज, और ये वाला हो गया मिलेट्स एंड काउपी। तो इसको इस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, दिस इंश्योर द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाइड and also prevent pest and disease from the spreading all the plant belonging to the one crop field this way। जैसे कि मान के चलो कि खेत के इस हिस्से में कोई पेस्ट या फिर कोई पैरासाइट का अटैक हुआ है, लेकिन ये वाला जो क्रॉप है, ये वाइट वाला क्रॉप, ये डिजीज रेसिस्टेंट नहीं था, तो ये इस हिस्से में पूरा फैलेगा, लेकिन ये जो फैलने का जो हिसाब किताब हो आगे नहीं बढ़ पाएगा। यहाँ से ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, कारण क्योंकि यहाँ से ये येलो वाले क्रॉप्स स्टार्ट हो रहे हैं, इनके पास डिजीज रेसिस्टेंट है, तो अल्टीमेटली ये वाला जो व्हाइट वाले जो क्रॉप्स है ये बच गए। तो जो डिजीज का फैलाव पूरे फील्ड पे नहीं होता, वो रुक जाता है, ये भी इसका फायदा है। क्रॉप रोटेशन, ये बेटा प्री प्लान्ड है। जैसे मैं एक किसान हूँ, तो मैं रबी सीजन में एक कोई फसल लगाऊंगा अपने खेत में, फिर ये मैच्योर होगा, उसको काट के फिर खरीफ सीजन आएगा तो उसमें एक दूसरा वाला क्रॉप लगाऊंगा। ये पहले से प्री प्लान्ड है, दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। ठीक है, सीजन बाय सीजन हम अपना क्रॉप चेंज करते हैं ना, ऐसा थोड़ी ना कि रबी सीजन में मैं खरीफ क्रॉप लगा दूंगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी, ये किस चीज पे फसल कौन सी लगेगी ये डिसाइड होता है, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है, वेदर कैसा रहता है, बारिश कितनी होती है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली देन 2 और 3 क्रॉप्स, एक साल में 2 या 3, कहीं मैक्सिमम जगह 2, कहीं पे एक साल में 3 क्रॉप भी लगाई जा सकती है। एक और सीजन होता है जेद सीजन, बट जेद सीजन की बात 9th क्लास में नहीं करी गई है। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, अब देखो क्रॉप को दिक्कत होती है, डिजीज वगैरह खतरा है ना, तो उनसे कैसे बचाएंगे, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज है वीड क्या होता है, वीड जो है ये अनवांटेड प्लांट होती है जो हमारे क्रॉप के साथ में ग्रो कर गई है, इसको हमें हटाना पड़ता है। तो चाहे तो इसको मैनुअली हटा सकते हैं, सिकल का इस्तेमाल करके इसको हटा सकते हैं, हसिया कहते हैं हिंदी में, हसिया से इसको काट के साफ किया जा सकता है। दूसरा वीडीसाइड्स आते हैं मार्केट में, वीडीसाइड्स के द्वारा इसको हटाया जाता है।
अगर हम कुछ वीड्स के एग्जाम्पल की बात करें तो ज़ैंथियम जिसको गोक्रू कहते हैं, पेरेंथियम गाजर घास जिसको कहते हैं, और साइप्रस रोटुंडस मोथा, ठीक है, इसको मोथा कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको तीन नाम, ज़ैंथियम, पेरेंथियम और साइप्रस रोटुंडस, तो ये तीन नाम है वीड के। तो वीड को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड, तो इस तरीके से सिकल का यूज कर सकते हैं। आगे देखो देखो वीड प्रॉब्लम क्यों करता है, क्योंकि देखो वीड भी एक तरह का ग्रास है, वीड की अपनी रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, तो जो हमारा जो क्रॉप है उसके लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, क्योंकि उसी न्यूट्रिएंट्स में से ये भी न्यूट्रिएंट लेंगे, मतलब न्यूट्रिएंट्स के बीच में फाइटिंग हो जाएगी। तो वीड इसलिए हमारे खेतों से निकाल देने चाहिए, सो दैट कि हमारे क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल पाए, ठीक है। तो सिकल का या फिर वीडीसाइड का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा दे कम्पीट फॉर फूड, स्पेस एंड लाइट वगैरह हो गया, फ्रॉम ड्यूरिंग द स्टेज, हाँ ठीक। जनरली इंसेक्ट, पेस्ट अटैक द प्लांट, इसके अलावा जैसे कि इंसेक्ट हो गया, पेस्ट हो गया, ये हमारे प्लांट को अटैक करते हैं और प्लांट को क्या क्या डैमेज करते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि रूट्स को ही कट कर देते हैं, और रूट्स को अगर कट कर दिया तो प्लांट हमारा सूख जाएगा। और स्टेम को कट कर सकते हैं, लीफ को कट कर सकते हैं, लीफ में कभी कभी छेद हो जाते हैं इस तरीके से। जो सेल सैप होता है वो सोख लेते हैं, जो इंसेक्ट जो होते हैं, ठीक है, सेल सैप को सोख लेते हैं, मतलब चूस लेते हैं रस को, तो इससे क्या होगा, प्लांट फिर से सूख जाएगा, खराब हो जाएगा। या फिर स्टेम और फ्रूट में बोर कर देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं फ्रूट में या स्टेम में, इसकी वजह से भी नुकसान हो जाता है। आगे देखते हैं क्रॉप डिजीज। अब बेटा जो क्रॉप डिजीज है, तो वैसे तो यहाँ पर देखो डिजीज एंड इन प्लांट आर कॉज्ड बाय पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या क्या हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, इन सब की वजह से क्रॉप में डिजीज हो सकते हैं। These pathogens can be presented and transmitted through the soil, water and air, या तो सॉइल के थ्रू या वाटर के थ्रू या एयर के थ्रू आया होगा। वीड इंसेक्ट एंड डिजीज, ये तीन चीजें दिक्कत की है। तो वीड के लिए तो वीडीसाइड आते हैं मार्केट में, वो डाल के या फिर मैनुअली उसको हटा देते हैं। इंसेक्ट से तीन प्रॉब्लम अभी हमने देखा कि क्या क्या कर सकते हैं। डिजीज कैन बी कंट्रोल बाय वेरियस मेथड, तो इनको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग मेथड आते हैं। जरा बात करते हैं, जैसे सबसे पहला तो ये है कि पेस्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड में क्या, पेस्टिसाइड में हर्ब्स, वीड को खत्म करने के लिए हर्बिसाइड आते हैं, इंसेक्ट को मारने के लिए इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, और फंगस या फंजाई को मारने के लिए फंगीसाइड्स आते हैं। ये केमिकल स्प्रे कर दिए जाते हैं क्रॉप पे, और इससे हमारा क्रॉप प्रोटेक्शन हो जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सेसिव अमाउंट में यूज करना भी हानिकारक है क्रॉप के लिए भी और हमारे लिए भी, क्योंकि अल्टीमेटली उस ग्रेन को खाएगा कौन, वी, है ना, इंसान, हम खाएंगे ना। तो इसलिए बच्चों ये हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड यूज करना चाहिए, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में, जितनी रिक्वायरमेंट है। अब आगे देखो कि यहाँ पे वही लिखा है, क्यों, क्योंकि ये पॉइजनस होते हैं टू मैनी प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एंड कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन आल्सो, ठीक है, प्लांट के लिए भी पॉइजनस होता है। दूसरी बात है मैकेनिकल रिमूवल, या फिर बेटा इसको आप ऐसा लिख सकते हो मैनुअल रिमूवल। तीसरा प्रिवेंटिव मेथड, मतलब ऐसे सीड बेड हमें इस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए। क्या होता है ना, प्लोइंग जो करती है क्योंकि ये वीड आए कहाँ से, इसके रूट्स बचे हुए थे, इसीलिए तो डीप प्लोइंग करनी चाहिए, मिट्टी को नीचे से उखाड़ना चाहिए, सो दैट कि पूरा का पूरा जो पहले से ही जितना भी वीड वगैरह उसके अंदर उसके जो रूट्स वगैरह थे सब निकल के बाहर चले जाए, और इसकी फिर वीड या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत कम होगा। क्रॉप जो है टाइमली उसकी सोइंग होनी चाहिए, बोइंग होनी चाहिए, और इंटर क्रॉपिंग वगैरह का थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और क्रॉप रोटेशन का ध्यान देना चाहिए फॉर वीड कंट्रोलिंग, ठीक है। जो सीड है वो अगर वीड रेसिस्टेंट वैरायटी यूज करो तो और अच्छा है कि भाई ठीक है वीड हो जाए, उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है। और ये प्लोइंग, वही जो मैंने बोला है ना कि डीप प्लोइंग होनी चाहिए, वो ये 5th पार्ट है, ठीक है, सो दैट कि नीचे से मिट्टी उखाड़ दोगे तो उनकी जड़ें टूट जाएगी और आपका प्लांट जो है सेफ हो जाएगा। ये यहाँ पर कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है बेटा, अगर आप, चलो ये थोड़ा जनरल नॉलेज के लिए आपको बता देता हूँ। अगर आप मिल्क लेते हो तो बेटा परसेंटेज ऑफ प्रोटीन उसमें कितना होता है, 4%, और एग में परसेंटेज होता है 13%,
और मीट में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन बता रहा हूँ बेटा बस ये 21%, और फिश में परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इज 19%। तो सबसे ज़्यादा परसेंट जो है ये यहाँ पर है। मतलब अगर मैं तीनों को ले लूँ तो एग, फिश और मीट, यहाँ पे प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। तो वैसे तो सबकी अपनी चॉइस है, समवन इज वेजिटेरियन एंड समवन इज नॉन वेजिटेरियन, बट रियलिटी ये है कि जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं उनको प्रोटीन एग, मीट और फिश से अच्छा खासा अमाउंट में मिल जाता है, ठीक है। बट वेजिटेरियन में जो पल्सेस होती है, पल्सेस में ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। बाकी और भी बेटा मिनरल्स, ये देखो 1%, 1.1% ये सब। विटामिन कौन कौन से यहाँ पर देख लो। विटामिन ए जो है सिर्फ आपको फिश में ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस की समस्या होती है, ठीक है। विटामिन B2, B12, विटामिन डी भी देखो आपको यहाँ पे मिल रहा है फिश में, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा ग्रेन का स्टोरेज। अब बेटा जैसे फसल की कटाई हो गई, अब फसल को स्टोर भी तो करना है, लेकिन वहाँ भी दिक्कत है, दोनों दिक्कत है, बायोटिक दिक्कत और एबायोटिक दिक्कत। जरा बात करते हैं। जैसे बायोटिक दिक्कत, जैसे इंसेक्ट से दिक्कत, चूहों से दिक्कत, रोडेंट्स, फंगी से दिक्कत, है ना, माइट से दिक्कत, बैक्टीरिया वगैरह, है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये सब की समस्या खत्म होनी चाहिए। और जैसे एबायोटिक में इनअप्रोप्रिएट मॉइस्चर, टेम्परेचर इनअप्रोप्रिएट, इस सब की वजह से जो ग्रेन जो हमने स्टोर किया हुआ है उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है या फिर उसका अमाउंट भी कम हो जाता है। इसलिए हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। दीज फैक्टर कॉज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगा, उसका वेट का लॉस हो जाएगा, पुअर जर्मिनेबिलिटी, सीड की क्वालिटी खराब हो जाएगी, डिसकलरेशन, कलर चेंज हो सकता है, ऑल लीडिंग टू द पुअर मार्केटेबिलिटी। इसकी वजह से आपका ग्रेन जो है मार्केट में अच्छे दाम पे नहीं बिक पाएगा। These factors can be controlled by the proper treatment and by the systematic management of the warehouses। जो वेयर हाउसेस होते हैं ना जहाँ पे ग्रेन स्टोरेज जिसको हम कहते हैं, तो वो बनाए जाने चाहिए अच्छे से, और इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ऐसी चीज़ें ना हो, सो दैट कि आपका जो फसल है, आपकी जो मेहनत है, किसान भाई की जो मेहनत है, उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सके और ज़रूरत पड़ने पर इन ग्रेन स्टोरेज में से ग्रेन लेके यूज़ करा जा सके। Preventive and control measures are used before grains are stored for the future use। They include the जैसे strict cleaning होनी चाहिए and produce before strict cleaning before the storage, proper drying होनी चाहिए, है ना। फर्स्ट जो ग्रेन है उसको पहले सनलाइट में सुखाना चाहिए अच्छे से, और देन उसको शेड में डालना चाहिए। फ्यूमिगेशन होते रहना चाहिए समय समय पर, और ऐसे केमिकल्स का छिड़काव करना चाहिए जो पेस्ट वगैरह को किल कर दे। आइए बेटा यहाँ पे आपका जो क्रॉप फार्मिंग वाला जो पोर्शन है वो खत्म होता है। अब आते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री पे, ठीक है। ये आपने देखा होगा, नहीं देखा तो यहाँ देख लो, और ये भी देखा होगा। दिस इज काउ एंड दिस इज बफेलो, गाय और भैंस। बेटा कैटल फार्मिंग जो होता है, एनिमल हस्बेंड्री अलग अलग टाइप की होती है। उसमें से पहला है ये कैटल फार्मिंग, फिर पोल्ट्री फार्मिंग, फिर बी कीपिंग, है ना, और एक फिश फार्मिंग। ये चार है हमारे सिलेबस में। कैटल फार्मिंग, कैटल हस्बेंड्री किया क्यों जाता है, तो दो पर्पस है, एक तो मिल्क और एक ड्रॉट लेबर। ड्रॉट लेबर मतलब फ्री का लेबर। तो आपने देखा होगा कभी खेत में जानवरों को यूज़ किया जाता है प्लॉइंग करने के लिए, बट अब तो समय चेंज हो गया, लेकिन पहले ज़्यादा। बाकी जैसे ऊँट वगैरह को यूज़ किया जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए। घोड़े को भी यूज़ करते हैं, काफ़ी कमर्शियल यूज़ भी है उसका। तो अलग अलग जानवर हैं, उनके अलग अलग काम। इंडियन कैटल बिलोंग्स टू टू डिफरेंट स्पीसीज, जैसे बॉस इंडिकस एंड बॉस बोवेलिस। बॉस इंडिकस एंड बॉस बोवेलिस। तो बेटा एक काम करते हैं, आपको कुछ नाम याद होने चाहिए। इंडियन ब्रीड ऑफ काउ एंड बफेलो, ठीक है। तो अगर आपने एक नाम सुना होगा मुर्रा भैंस, ठीक है। मुर्रा ये बफेलो है, मुर्रा बफेलो, ये टॉप क्वालिटी की भैंस है इंडिया में, जो दूध के लिए फेमस है। और अगर हम गाय में जाए तो एक गाय होती है होल्स्टीन, एक गाय होती है होल्स्टीन। होल्स्टीन बेटा ये मिक्स्ड ब्रीड है, ठीक है, देसी और विदेशी का मिक्स ब्रीड है।
और गाय में बॉस इंडिकस में एक काम करता हूँ, थोड़ा गूगल का यूज करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ध्यान देना बेटा। इंडियन काउ ब्रीड, इंडियन काउ ब्रीड, ध्यान देना। हाँ, एक देखो रेड सिंधी है, दिस ब्रीड इज अदरवाइज कॉल्ड द रेड कराची एंड सिंधी एंड माही अदर। तो एक रेड सिंधी है जो कैटल की ब्रीड है इंडिया में, ठीक है, ICA। हाँ, यहाँ पर देखो, ये देखो बेटा, ये कुछ गाय है, ये शाहीवाल हो गया, ये रेड सिंधी होगी। तो शाहीवाल, रेड सिंधी, एक गिर है, और यहाँ पर भी वही चीज है, शाहीवाल। तो 2-3 नाम आपको याद रखने बेटा, है ना। ये देखो इधर, एक आपको शाहीवाल और रेड सिंधी याद रखनी है, गाय की देसी ब्रीड है, राइट। और रेड सिंधी, हाँ वही है, बस इतना याद रख लेना। और अगर हम बफेलो के बारे में जाए तो बफेलो भी देख लेते हैं। एक तो मैंने आपको बताई मुर्रा, ये देखेंगे बेटा, ये मुर्रा हो गई, मुर्रा सूरती, मुर्रा सूरती, और बस इतना 2 नाम याद रखो, बहुत है। मुर्रा नाम याद रखो, मुर्रा, है ना, मुर्रा हो गया, सुरती हो गया, बाकी एक नीली रवि, नीली रवि, ठीक है। बस मुर्रा याद रखो, आपको काम चल जाएगा। और रेड सिंधी और साहिवाल काऊ में याद रखो, काम चल जाएगा, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन कैटल बिलोंग टू 2 डिफरेंट स्पीसीज, जो बॉस इंडिकस होती है ना, और बॉस बुबेलिस। तो ये इंडिया में ये 2 कैटेगरी के ही गाय या भैंस पाए जाते हैं। मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल को हम मल्च एनिमल कहते हैं, जो मिल्क के लिए ग्रो किए जाते हैं या फिर पाले जाते हैं, उनको मल्च एनिमल या मिल्च एनिमल कहते हैं। और जिनको लेबरिंग या फिर लेबर फोर्स के लिए किए जाते हैं, उनको ड्रॉट एनिमल कहते हैं, ठीक है। एनिमल विच आर यूज्ड फॉर फार्म लेबर, उसको क्या कहते हैं, ड्रॉट लेबर। नेक्स्ट, ये देखो यहाँ पर एक्सोटिक ब्रीड की बात कर रहे हैं, जो विदेशी है, दैट इज जर्सी और ब्राउन स्विस, जर्सी और ब्राउन स्विस। जब दोनों को मिला देते हैं तो जो हॉलस्टीन बनता है, दोनों को मिला देते हैं तो मतलब इंडियन ब्रीड और जो फॉरेन ब्रीड है, दोनों को मिक्स करते हैं तो दैट इज कॉल्ड हॉलस्टीन। ये रहा। आर सिलेक्टेड फॉर लॉन्ग लैक्टेशन, इनका लैक्टेशन ड्यूरेशन ज्यादा होता है। लैक्टेशन ड्यूरेशन मतलब जितना समय तक वो दूध दे रही है उसको कहते हैं लैक्टेशन पीरियड। जितना ज्यादा लैक्टेशन पीरियड होगा उतना ही ज्यादा वो दूध देगा। वाइल लोकल ब्रीड जो रेड सिंधी और साहिवाल है, ये हाईली डिजीज रेसिस्टेंट होती है, बीमारी वगैरह की ज्यादा समस्या इनको नहीं होती है, इसलिए इनके क्रॉस ब्रीड तैयार किए जाते हैं, जिनको हम हॉलस्टीन कहते हैं। द फूड रिक्वायरमेंट, डेली एनिमल के जो फूड के रिक्वायरमेंट है उसकी बात करते हैं बेटा। देखो फूड के रिक्वायरमेंट ड्रॉट एनिमल और जो मिल्च एनिमल है दोनों के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर बात करें कि मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट विच इज ऑफ टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड, एनिमल फीड इंक्लूड रफेज विच इज हाईली लार्जली इन फाइबर, कंसंट्रेट विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेन रिलेटिवली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स। तो ये वाला जो लिखा हुआ है ना, रफेज ज्यादा होना चाहिए, फाइबर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये, और जो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेट जो है विच आर लो इन फाइबर बट हाई लेवल ऑफ प्रोटीन, तो ये होता है जो मिल्च एनिमल के लिए। रफेज ज्यादा और फाइबर ज्यादा, ये होता है रफेज जो कि फाइबर ज्यादा होते हैं जिसमें, वो होता है ड्रॉट एनिमल के लिए, ठीक है। अब देखो बात करते हैं, थोड़ा सा दोबारा से बोल दूं, जो देखो एक है रफेज और एक है कंसंट्रेट। रफेज में फाइबर ज्यादा होता है तो वो ड्रॉट एनिमल के लिए होता है, और कंसंट्रेट में प्रोटीन ज्यादा होता है तो वो मिल्च एनिमल के लिए होता है। आगे बात करते हैं बेटा कैटल। कैटल में भी बीमारियां देखी जाती है, और बीमारियां होने से क्या होता है कि उनका डेथ भी हो सकता है या फिर दूध कम हो जाता है। तो इसलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट देना पड़ता है, कैटल को भी देना चाहिए।
जैसे पैरासाइट ऑफ कैटल, जो पैरासाइट होते हैं वो कैटल को इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरीके से हिट कर सकता है। तो इंटरनली एक्सटर्नली डिजीज दोनों ही देखे जाते हैं यूजुअली, जैसे कि स्किन डिजीज की चर्चा बहुत ज्यादा होती है इस केस में, ठीक है। द एक्सटर्नल पैरासाइट लिव ऑन द स्किन एंड मेनली कॉज द स्किन डिजीज। इंटरनल पैरासाइट लाइक जैसे वॉर्म्स हो गए अफेक्ट द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, वाइल फ्लूक्स, देखो फ्लूक, देखो एक वॉर्म्स है ना, वॉर्म, ये वॉर्म एक बीमारी का नाम है और ये फ्लूक ये भी एक बीमारी का नाम है। तो वॉर्म्स जो है ये स्टमक को अफेक्ट कर रहा है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है। जो फ्लूक है ये लीवर को अफेक्ट कर रहा है बेटा। और इसके अलावा और क्या है, बैक्टीरिया एंड वायरस की वजह से भी डिजीज होती है। वैक्सीनेशन अवेलेबल है मार्केट में और किसान भाई इसका इस्तेमाल भी करते हैं, अपने जो जानवर को एनिमल या काव या बफेलो उसको लगवाते भी। आगे हम बात करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग। बेटा आपने इस तरीके की मुर्गा और मुर्गी ऐसे देखा होगा, देखो ये कहते हैं व्हाइट वाला आपने देखा होगा, इसको ब्रॉयलर कहते हैं, और ये वाला जो कलरफुल है इसको लेयर कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जो मुर्गी फार्म किया ही क्यों जाता है, तो दो कारण होते हैं। एक तो बेटा मीट के लिए, चिकन के लिए, और एग के लिए, ठीक है, मीट, चिकन या फिर एग के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग इज अंडरटेकिंग रेज द डोमेस्टिक फॉल फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन फॉर मीट। देखो जो लेयर्स होते हैं ना, यहाँ पर ये देखो आप, जो लेयर्स, ये देखो यहाँ पर ब्रॉयलर्स एंड लेयर्स। ब्रॉयलर को ग्रो किया जाता है फॉर ये मीट पर्पस के लिए, और इसको एग के लिए, लेयर को एग के लिए। यहाँ पे लिखा भी है रेज फॉर मीट प्रोडक्शन, रेज फॉर एग प्रोडक्शन। इनका जो ग्रोथ है फास्टर है, इनका ग्रोथ स्लोअर है। हायर फीड कंजम्पशन चाहिए होता है इनको, लोअर फीड कंजम्पशन। इसका बॉडी जो थोड़ा सा हैवी बॉडी होगी, देख रहे हो, देखने में भी लग रहा होगा बल्कि, क्योंकि मीट के लिए चाहिए ना, जितना हैवी होगा उतना महंगा बिकेगा, ठीक है। ये देखो लाइटर, इनकी बॉडी हल्की होनी चाहिए, हल्की होती है क्योंकि इनसे एग प्राप्त करने होते हैं। स्टार्ट लेइंग, स्टार्ट, ये सब छोटे लास्ट वाला पॉइंट रहने दो। तो यहाँ पर ये सब चीजें है। इसके अलावा बात करते हैं इनकी ब्रीड, क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम बिटवीन इंडिया। तो इंडियन ब्रीड का नाम है असील और एक फॉरेन ब्रीड का नाम है लेगहॉर्न। इन दोनों का क्रॉस ब्रीडिंग करवाया जाता है टू वैरायटी इंप्रूवमेंट फोकस टू डेवलप द न्यू डिजायरेबल कैरेक्टर। देखो बेटा, जो डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब क्या है, अगर हम ब्रॉयलर को ग्रो कर रहे हैं तो हमें ये सब कैरेक्टर चाहिए, दैट इनकी बॉडी थोड़ी हैवी हो, लेयर्स को ग्रो कर रहे हैं तो इनकी बॉडी हल्की हो, और एग की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, एग का साइज छोटा हो जिसकी वजह से ये ज़्यादा एग प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ड्रॉप बॉयलर, ये जो ब्रॉयलर है छोटे साइज, मतलब ड्रॉप मतलब बौने, इसके पैर बड़े होंगे, इसके पैर छोटे होंगे, बट हैवियर होगा, ये लाइटर होगा। समर जो समर अडेप्ट है, क्योंकि इंडिया में गर्मी बहुत पड़ती है, तो समर को अडॉप्ट कर पाए ऐसा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर पाए। लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट होना चाहिए, और रिडक्शन इन द साइज, वही एग का साइज छोटा होना चाहिए। तो ये अच्छे से आप पढ़ लेंगे। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कमेंट करो, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हो, सो दैट कि हम वहाँ पर भी चीज़ों को आपसे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, पीडीएफ में। और अभी तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब आपको ठीक लगा, तो प्लीज़ चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बने रहिए हमारे साथ और भी चीज़ें सीखने के लिए, और भी चैप्टर सीखने के लिए। 9th है 10th क्लास की भी चीज़ें आपके चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, तो बने रहिए। थैंक यू। अगला अब हम बात करते हैं एग एंड, चलो ये तो हो ही गया, इसके बारे में तो हमने देख लिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। ब्रॉयलर चिकन आर फेड विद द विटामिन रिच। ब्रॉयलर को विटामिन रिच खाना दिया जाता है, और सो दैट कि इसका ग्रोथ अच्छा हो, गुड ग्रोथ रेट एंड बेटर फीड एफिशिएंसी। केयर इज टेकन टू अवॉइड द मोर्टेलिटी। ऑब्वियस सी बात है, केयर तो करना पड़ेगा सो दैट कि मरे नहीं, मोर्टेलिटी को रोकने के लिए। दे आर प्रोड्यूस्ड एज ब्रॉयलर एंड सेंट टू द मार्केट फॉर मीट पर्पस। यहाँ पर देखो डेली फूड रिक्वायरमेंट क्या है ब्रॉयलर का, तो प्रोटीन रिच विद एडिक्वेट फैट। लेवल ऑफ विटामिन ए एंड के इज केप्ट हाई इन पोल्ट्री फीड, ठीक है, ये विटामिन ए और के हाई रहना चाहिए। पोल्ट्री फॉल, इनको नंबर ऑफ डिजीज, जैसे वायरस की वजह से डिजीज होता है, बैक्टीरिया की वजह से, फंगी की वजह से, पैरासाइट की वजह से, और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से। बर्ड फ्लू जो है सबसे फेमस है, बर्ड फ्लू डिजीज जो होता है,
ये क्योंकि यहाँ पे डिजीज का नाम नहीं है, अगर आपसे डिजीज का नाम पूछे तो आप सीधा बर्ड फ्लू लिख दो, बस काम हो गया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट बेटा फिश फार्मिंग। यहाँ पर ये फिश देखो कितनी सारी फिश है, हो सकता है आप फिश खाते भी होंगे। और इसमें जो ये जो मछलियां हैं, ज्यादातर मछलियां ओशियन में पाई जाने वाली मछलियां हैं। जरा हम बात करते हैं कि फिश फार्मिंग। देखो फिश फार्मिंग जो होता है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि फिश फार्मिंग करी क्यों जाती है। तो फिश फार्मिंग, फिश इज एन इनएक्सपेंसिव एंड रिच सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन के लिए, और ये सस्ता भी होता है, इसकी वजह से ज्यादातर लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए फिश फार्मिंग करी जाती है। बाकी पूरी तरीके से बेटा इट इज अ बिजनेस के लिए भी किया जाता है। टाइप्स ऑफ फिश फार्मिंग, देखो दो तरीके से किया जाता है। देखो एक होता है कैप्चर, एक होता है कल्चर। सीधे गए पकड़ लिया, दैट इज कैप्चर। और एक पॉन्ड बनाया, तालाब बनवाया, उसके अंदर फिश के अंडे डाले, फिश को ग्रो किया, दिस इज फिश कल्चर। तो एक होता है कैप्चर फिशरी, एक होता है कल्चर फिशिंग, इसको एक्वा कल्चर भी कहते हैं। तो इसमें सीधा क्या होता है, फिश इज कॉट फ्रॉम द नेचुरल वाटर बॉडी। यहाँ पे कंट्रोल ब्रीडिंग करवाई जाती है फिश की। इसके लिए कैप्चर के लिए रिवर से, लेक से, रिजर्वायर से, सीज से। इसमें हम पॉन्ड्स, टैंक्स, केज, पेन्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें हम फिश को कल्चर करते हैं। इसमें कोई इनपुट वगैरह देने की जरूरत नहीं है, फीड वीड कुछ नहीं देनी, डायरेक्ट जाओ पकड़ो और खाओ सीधा। और यहाँ पर क्या है, रेगुलर इनपुट रिक्वायरमेंट। पॉन्ड, तालाब जिसमें आप फिश को ग्रो कर रहे हैं, उसके अंदर रेगुलर फीड देना पड़ता है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन कम पड़े तो ऑक्सीजन भी देना पड़ता है, भैया बहुत मेहनत का काम है। वाटर के टाइप के आधार पे 3 टाइप के फिश होते हैं, 3 टाइप की फिश फार्मिंग होती है। एक होती है फ्रेश वाटर फिश फार्मिंग, तो ये पूरी तरीके से जैसे पॉन्ड्स, रिवर और केनाल वगैरह में, लेक्स वगैरह में ग्रो किया जाता है। एक होता है मरीन, सीधे ओशियन में, है ना, ऑफशोर केजेस, कोस्टल वाटर, मतलब सीधा ओशियन भी लिख सकते हो आप यहाँ पर, ओशियन से इसको प्राप्त किया जाता है। ब्रैकिश वाटर, अब ब्रैकिश वाटर जो लगून्स और एस्चुरीज होते हैं, ये ब्रैकिश वाटर का एग्जांपल है। आपने शायद ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, नहीं तो आप गूगल कर लेना कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है। ठीक है, लगून्स और एस्चुरी, केरला में बहुत ज्यादा एस्चुरीज और लगून पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, जिसमें वो बोट रेस होती है ना, लंबी वाली बोट, है ना, पोंगल में। हाँ, एग्जाम्पल की बात करते हैं बेटा, फ्रेश वाटर में रोहू, काटला, मृगला, कार्प वैरायटीज ये सब पाई जाती है। टिलापिया और कैट फिश, तो ये सब 2-3 नाम याद रखने, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ब्रैकिश वाटर में प्रॉन्स, श्रिम्प्स, मुलेट्स, मिल्क फिश ये सब पाई जाती है। और ये सब एनसीईआरटी में लिखे बेटा, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखे। यहाँ पर देखो टूना, ये याद रख लेना, ये सबसे फेमस फिश है। और बॉम्बे डक याद कर सकते हो आप, मरीन में पाई जाने वाली। टूना सबसे दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम करी जाने वाली फिश है टूना फिश। और बॉम्बे डक भी आप याद रखना, है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो बेटा टूना फिश मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाली जो फिश है ना, ये वाली, इधर देखो ये वाली फिश, और यहाँ पे ये देखो ये टूना फिश है, सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा खाई जाती है, राइट। आगे बेटा खत्म करने वाले, बस 2 पेज और रह गए, और अभी तक आप बने हुए, मतलब आपको मजा आ रहा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, इतना काम जरूर करना है। एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव। देखो बेटा एक्सटेंसिव मतलब जो ओशियन वाले, ये ओशियन से जो मिला है ना, इसको कहते हैं एक्सटेंसिव सिस्टम। ठीक है, नेचुरल फूड फ्रॉम द पॉन्ड, लो इनपुट लो प्रोडक्शन। उसके बाद सेमी इंटेंसिव, सेमी इंटेंसिव मतलब कुछ जैसे फर्टिलाइजर, सप्लीमेंट्री वगैरह देंगे। और ये इंटेंसिव पूरी तरीके से, ये जो हमारा जो फ्रेश वाटर है ना, जैसे तालाब बना के, पॉन्ड बना के जब हम फिश फार्मिंग करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड इंटेंसिव। और सेमी इंटेंसिव थोड़ा बहुत, जैसे कि मॉडरेट प्रोडक्शन लेवल यहाँ पे देख लो, लो, मॉडरेट और यहाँ पर हाई। और इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होता है, और इसमें बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, जैसे फर्टिलाइजर दे रहे हैं, फीड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं, इसमें तो हवा भी देनी पड़ रही है, एरेशन, है ना, आर्टिफिशियल फीड होता पूरी तरीके से। तो ये जो पैसा लग रहा है, और प्रोडक्शन के आधार पे एक्सटेंसिव, सेमी इंटेंसिव और इंटेंसिव में 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फिश जो है 2 तरीके के होते हैं, ट्रू फिश जिसको हम फिन फिश कहते हैं, और शेल फिश। शेल जिन पे होता है, शेल मतलब कवच,
और फिन फिश जो मछलियां जो हम दिमाग में जो आता है ना, जैसे एक चीज आएगा केकड़ा, केकड़ा जो है वो शेल फिश है बेटा। और जो नॉर्मल टूना आ गया, रोहू, काटला, ये सब ये ट्रू फिश है। तो क्या क्या आधार क्या है, फिन और गिल। देखो फिन इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें नहीं होगा। गिल इसमें प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है। गिल दोनों में प्रेजेंट है। स्केलेटन इसका तो बोनी और कार्टिलेज वाला, और इसमें नहीं होता, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, मतलब इसमें वही मैंने बोला ना एक केज होता है, केज। एग्जाम्पल की बात करें, रोहू, टूना, काटला, यहाँ पे देखो प्रॉन, क्रैब, ऑयस्टर, मूसल्स, ठीक है। वो जैसे कछुए की तरह ना शेल होता है इनके पास, शेल फिश के पास। सोल कंपोजिट फिश कल्चर। देखो कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है, ध्यान देना। कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब होता है कि 2 या 3 या 4, कभी कभी 5, कभी कभी 6 फिश एक साथ ग्रो करना। क्या होता है ना कि मान के चलो कि तालाब की हाइट इतनी है, तो कुछ फिश की आदत होती है ऊपर के वाटर में रहने की, कुछ फिश की आदत होती है बीच के वाटर में रहने की, कुछ फिश की आदत होती है बिल्कुल नीचे रहने की। तो आप एक ही तालाब में इन तीनों टाइप के फिश की कल्चरिंग कर सकते हो, क्योंकि तीनों का जो रहने का जो तरीका है वो अलग अलग है, तीनों का फूड का रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है। तो इसलिए इस तरीके से जब किया जाता है फिश कल्चर, तो उसको कहते हैं हम कंपोजिट फिश कल्चर। कभी कभी फिश कल्चर किसी क्रॉप के साथ में भी किया जाता है, जैसे राइस के साथ में फिश क्रॉपिंग करी जाती है, फिश फार्मिंग करी जाती है, तो उसके भी अपने फ़ायदे हैं। आप इसका फ़ायदा गूगल कर लेना या फिर देख लेना। इसमें मेनली एक फ़ायदा ये होता है कि जो लैंड का जो यूज़ है वो बहुत बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो जैसे कि जो फिश है, फिश का जो वेस्ट है वो क्रॉप के लिए एज अ मैन्योर काम कर रहा है, क्योंकि जो वेस्ट है उसके अंदर में नाइट्रोजन भी होता है, और नाइट्रोजन क्रॉप को चाहिए होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा बेटरमेंट के लिए भी हो जाता है। तो आप जब यहाँ पे पढ़ोगे ना, यहाँ पे देखो फिश कल्चर, बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेंट फिश स्पीसीज आर यूज। हाँ, इन सच सिस्टम अ कॉम्बिनेशन ऑफ 5 or 6 fish species used in a single fish pond. These fish species are selected so that they do not compete for food among them, having different type of food habit. As a result, the food available in all the part of the pond is used as catala are surface feeder। जो काटला जो होता है ना, काटला वो सरफेस फीडर मतलब ऊपर के वाटर में रहता है। रोहू फीड इन द मिडल जोन, रोहू बीच में रहता है। और मृगल जो होता है नीचे, बॉटम फिश है, बॉटम पे रहने वाले। जो ग्रास कार्प है, फीड ऑन द वीड, ग्रास कार्प की रिक्वायरमेंट है वीड, क्योंकि वो घास वगैरह भी खा लेती है। टुगेदर दीज स्पीसीज कैन यूज ऑल द फूड इन द पॉन्ड विदाउट कॉम्पिटिंग विद ईच अदर। दीज इंक्रीज द फिश यील्ड एंड ये इसी चीज को हम कहते हैं कंपोजिट फिश कल्चर, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम है इसमें। प्रॉब्लम क्या है कि दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग द मॉनसून। इवन one problem in such composite fish culture is that many of these fish breed only during the monsoon। मॉनसून में होता है, तो इसकी वजह से आप हमेशा थ्रू आउट द ईयर नहीं कर सकते हो, और क्वालिटी पे भी अफेक्ट पड़ता है। आप इस नोट्स को पढ़ लेना। बी कीपिंग, आखिरी आ गया बी कीपिंग, आखिरी टॉपिक है ये हमारा। देखो बी कीपिंग नीड लो इन्वेस्टमेंट, फार्मर यूज इट इज ट्रेडिशनल इनकम जनरेशन, एडिशनल इनकम के लिए, और शहद के लिए भी बी कीपिंग किया जाता है। और यहाँ पे दिया भी है। देखो यहाँ पर एक है एपिस कैरेना, इसको रहने दो, 9th में ये नहीं है। एपिस मेलिफेरा और एपिस डॉर्सेटा, और क्या है एपिस फ्लोरा। ये कुछ 3 मक्खी है जो आपको याद रखनी है। ध्यान दो यहाँ पे, इन एडिशन टू हनी द बीहाइव्स आर सोर्स ऑफ वैक्स विच इज यूज्ड इन वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन। जो बीहाइव का यूज मेडिकल चीजें बनाने में या दवाइयाँ बनाने में यूज किया जाता है, और शहद तो मिलता ही, वो तो सबको पता है। आगे देखो बेटा, लोकल वेराइटीज कौन कौन सी है। एपिस कैरेना, कॉमनली नोन एज इंडियन बी, जो हाँ ये भी है, ये भी है एपिस कैरेना, ये इंडियन है ना, इंडियन ब्रीड। उसके अलावा इसको इंडियन बी भी कहते हैं। डॉर्सेटा फ्लोरा, डॉर्सेटा को रॉक बी है ना, इसको इंडियन बी, इसको रॉक बी, इसको रॉक बी, और फ्लोरा को, ये रहा फ्लोरा, फ्लोरा को लिटिल बी भी कहते हैं, देखो छोटा बी है। इसके अलावा एक इटालियन बी है बेटा। अच्छा ये जो ये वाला हो गया ना, ये वाला, ये भी इंडियन है,
और ये भी इंडियन है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख जाएगा इंडियन हनी बी, डॉरसेटा, कैरेना इंडिका, और मेलिफेरा जो है ना, ये रहा, ये इटालियन है बेटा, मेलिफेरा, ये इटालियन है मेलिफेरा। हैज आल्सो बीन बॉट इन द इंक्रीज। तो आपको एक तो नाम याद रखना है यार, ये इंडियन कौन सा, इटालियन। इटालियन तो एक ही मेलिफेरा, बाकी सारे एपिस, डॉरसेटा, कैरेना, ये जो, और एक ये कौन सा था, फ्लोरा, ये भी इंडियन है। दिस इज द वैरायटी कॉमनली यूज्ड फॉर द कमर्शियल हनी प्रोडक्शन। द इटालियन बी जो है, दैट इज मेलिफेरा, द इटालियन बीज हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, हनी कलेक्शन ज्यादा करती है। स्टिंग समवॉट लेस, डंक भी कम मारती है। बढ़िया है, बहुत समझदार समझदार भी है। इट दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड एंड ब्रीड वेरी वेल, है ना। एक ही छत्ते में, एक ही बीहाइव में काफी लंबे समय तक रहती है और ब्रीडिंग भी अच्छा करती है, तो इसका पॉपुलेशन भी जल्दी बढ़ता है, तो इसकी वजह से, और डंक भी कम मारती है, और जो हनी कनेक्शन है वो भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे लास्ट में देखो, कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए बी फार्म बनाए जाते हैं। बी फार्म को बेटा एपियरीज कहते हैं। बी फार्म को क्या कहते हैं, एपियरीज। ये देख लो, ये बी फार्म है, इसको कहते हैं एपियरीज। और यहाँ पे ये भाई साहब बीहाइव में से हनी निकाल रहे हैं यहाँ पे। द वैल्यू और क्वालिटी ऑफ हनी डिपेंड अपॉन द पास्चुरेज। पास्चुरेज बेटा होता है फूलों का गार्डन, जो ये एपियरीज के आसपास बनाए जाते हैं, क्योंकि मक्खियां हैं, मधुमक्खी है, यहाँ से उड़ के जाएंगी और उनका रस चूसेगी और अपने यहाँ पे शहद बनाएंगी अपने बीहाइव में। तो बीहाइव, जो शहद की जो क्वालिटी है, हनी की जो क्वालिटी है, वो फूलों की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा कि आसपास में कैसे फूल लगे हुए। अच्छे फूल है तो गुड क्वालिटी ऑफ हनी प्रोड्यूस होगा। और द फ्लावर अवेलेबल, वही वाली बात मैंने, नेक्टर एंड द पॉलन कलेक्शन। ठीक है, इन एडिशन टू एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ पास्चुरेज, द काइंड ऑफ फ्लावर अवेलेबल विल डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ हनी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पास्चुरेज क्या है, प्लांट दैट यील्ड पॉलन एंड नेक्टर आर कलेक्टिवली कॉल्ड बी पास्चुरेज ऑफ द बी फॉरेज और द बी फॉरेज। तो जो प्लांट जो कि पॉलन और नेक्टर प्रोड्यूस कर रही है, उनको बी पास्चुरेज कहते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा ये वाला चैप्टर। उम्मीद है आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, समझ में आया होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं नेक्स्ट किसी चैप्टर में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, कमेंट में नोट जरूर लीजिएगा, PDF नोट, सो दैट कि अगर आपको चाहिए तो मैं अवेलेबल करवा सकूँ। थैंक यू सो मच।